हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र और त्रिलोचन की कविताओं के ऊपर, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दो कविताएं लगी हुई हैं इन दोनों कवियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक बिंदु हैं जिनसे कि परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम नमम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि प्राय सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख इत्यादि रचनाएं परीक्षाओं में, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे तो वहां पर ये रचनाएं आपको जरूर देखने को मिली होंगी। अगर प्रमुख सम्मानों की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्म श्री से अलंकृत किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि सन 1972 ईस्वी में अब बुनी हुई रस्सी, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत है, इस पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी मिला हुआ था। और बहुत संयोग की बात है कि आज के जिन दोनों कवियों को हमने विषय बनाया है, दोनों ही कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो पहले आपने देख लिया कि भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, और अगर किसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो रचना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अन्य रचनाओं को भी इनके ध्यान में रखिए। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन 1985 ईस्वी में हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी साहित्य में इसलिए जाने जाते हैं, वो है उनका सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक पुल का काम किया। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर गांधी जी का खासा प्रभाव था, और यही प्रभाव उनको गांधी वाङ्मय नाम से पुस्तक लिखने पर विवश किया, और उन्होंने कई खंडों में गांधी वाङ्मय नाम से संपादन किया, और इस तरीके से कविता और गांधी जी को जोड़ने का भी प्रयास किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चश्मे की लय से भी जुड़ता है। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा गया है। ये जो पॉइंट है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर सवाल आ जाए कि कविता का गांधी किसे कहा गया है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। कई बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं कि क्या इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के साथ साथ हमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, जिन तथ्यों के बारे में यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र के हवाले से बताया जा रहा है, वो सारे तथ्य आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए ये सवाल आ जाता है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप इसको इस टेक्स्ट बुक से मानेंगे या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास से मानेंगे। तो इसीलिए हर लेक्चर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो कविता का गांधी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब लगती है। लोक मतलब जन के, आम जनजीवन के आसपास की कविता को ही वो अपना एक तरीके से विषय वस्तु बनाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बोलचाल के गद्यात्मक भले लगते हों, लेकिन वो कविता
में बदल देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं अपने शैली के अनुसार। और उसका कारण है कि सहज और लोक के करीब विषय वस्तुओं को उठाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की खास विशेषता है, सहजता और लोक के अधिक करीब रखने की उनकी जो चातुर्यता है, जो उनकी प्रतिभा है। आगे और बात करें तो वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें प्रौढ़ प्रेम की कविताएं मुख्य रूप से हैं। और इन कविताओं के माध्यम से श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम व्यंजना को अभिव्यक्त किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवियों में गिने जाते हैं और यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है इनकी कविताओं में, लेकिन वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मकता है। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवियों में शामिल हैं और इनकी कविता में भी ठीक वैसे ही नागार्जुन, जैसे नागार्जुन की कविताओं में व्यंग इत्यादि आपको देखने को मिलता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी है। लेकिन वो व्यंग प्रतिक्रिया के रूप में नहीं है, बल्कि वो उनकी रचनात्मकता है, उनकी सृजनशीलता को ही प्रकट करता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो भवानी प्रसाद मिश्र से जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि आपके दिमाग में सतह दर सतह वो सारे तथ्य बैठ गए होंगे। अब आपको केवल शॉर्ट में रिवीजन करने की जरूरत है या फिर इन ध्वनियों को पकड़ कर रखने की जरूरत है। आपके सिलेबस में जो कविता लगी हुई है उस कविता का नाम है घर की याद। और जैसे ही इस कविता का शीर्षक आपने सुना होगा, तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि ये किसी न किसी रूप में कवि की स्मृति पर आधारित कविता है, किसी न किसी चीज को कवि याद कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, घर को याद कर रहा है कवि। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी है और बार बार वो अपने घर को याद करते हैं और पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं और मिस करते हैं, जिसको अगर वर्तमान शैली में कहा जाए तो इस कविता पर हम बात करेंगे तो और चीजें खुलकर आपके सामने आएंगी। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और याद कविता की केंद्रीय संवेदना बन जाती है। और इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि कवि कैसे अपने घर को याद कर रहा है और घर से उसको किस तरीके से लगाव है। क्योंकि शुरू में ही ऊपर बता दिया गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र सहज कविता के कवि हैं और लोक से जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि वो कविता जो घर की याद है वो क्या है, क्योंकि वो प्रवास में है और जेल में है। और ये कविता यहाँ पर है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो इस बिंब को जब आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये एक बिंब आ रहा होगा कि बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है और कवि अपने घर को याद कर रहा है। और जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो कवि का प्राण मन है वो भी चिंतित होता जा रहा है कि घर के लोग कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे और पंक्तियों पर हम जैसे जैसे बात करेंगे तो चीजें और खुलती जाएंगी। आगे की पंक्ति है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो आप देख रहे हैं कि आ, जो भवानी प्रसाद मिश्र के कहने की शैली है वो बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको डिक्शनरी इत्यादि लेकर बैठना पड़े। सामान्य तौर पर बातें आपके दिमाग में बैठती जा रही हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे नजर। नजर का मतलब कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। नजर मतलब आंखों में, और तिर रहा है मतलब तैर रहा है। क्योंकि बिंब और स्मृति जब किसी चीज को आप याद करते हैं तो आपके सामने वो चीजें तैरना शुरू कर देती हैं। आपने भी इसका अनुभव किया होगा। तो लिखते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है। जैसा कि ऊपर ही बताया कि कवि जेल के प्रवास में है, तो घर की मुझसे दूर है जो,
घर खुशी का पूर है जो, पूर है जो शब्द बहुत कुछ कह रहा है, मतलब कि वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा हुआ है। ठीक है। अ, लेकिन ये क्या है, घर से दूर है। आगे की और पंक्तियां जो हैं और क्लियर करेंगी कि घर की घर में चार भाई, अब उनके परिवार से आप मिल रहे हैं कि चार भाई मायके में बहन आई बाप के घर, आए रे परिताप के घर। अब यहाँ पर क्या है कि उनके चार भाई हैं, बहन मायके में आई हुई है, बहन आई मायके में आ रही है तो पिताजी के घर आ रही है। और यहाँ पर कवि फिर लिख रहा है कि ये अत्यधिक दुख यहाँ पर हो रहा है। परिताप मतलब दुख हो रहा है कि घर की घर में सब जुड़े हैं। कवि को दुख हो रहा है कि सारे इनके जितने भी परिवार के लोग हैं एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं कि घर की घर में सब जुड़े हैं। सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। ये पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए। अगर ये पंक्तियां मान लीजिए उठाकर आपके परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा। और आगे लिखते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो ये माँ से क्या जुड़ाव रहा है कवि का, ये सारी पंक्तियां उसको अभिव्यक्त कर रही हैं। अच्छा, आज के लेक्चर की एक खास बात ये भी है कि दोनों कवियों ने शिक्षा को लेकर भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर कही हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो माँ का जो असर होता है उसके तरफ संकेत किया जा रहा है। और यहाँ पर जो शब्द है बिन पढ़ी, एक तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र ने ये बता भी दिया है कि उनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी। और आगे हम जब त्रिलोचन की कविता को पढ़ेंगे कि चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती नहीं चिन्हती, तो कहीं न कहीं ये स्त्री शिक्षा को लेकर इन दोनों कविताओं में समानांतर बातें कही गई हैं। आगे अपनी माँ के बारे में ही भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी को पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो माता जी के बारे में अलग चित्रण कवि ने किया। यहाँ पर अपने पिताजी को वो कह रहे हैं कि भले उनकी उम्र बढ़ गई हो, लेकिन वो उस पर असर नहीं दिखता है कि वो वृद्धावस्था के स्थिति में जा रहे हैं, बल्कि चाहे तो वो अभी भी युवाओं की तरह दौड़ जाएं और अभी भी वो बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं। दुख नाम का कोई चीज नहीं है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। बताया जाए अपने पिताजी के चरित्र को यहाँ पर पूरा उभार रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि वो मौत के आगे भी नहीं डरते हैं, हिचकते भी नहीं हैं, शेर के आगे न बिचके, वहां भी नहीं उनको डर है। और बोलते तो ऐसे हैं, लगता है कि बादल गरज रहा हो, मतलब उनकी आवाज भी काफी कड़ी है, टाइट है एकदम। काम में झंझा लजरता, और जब भी कोई काम करना पड़ता है तो वो आलस वहां पर नहीं है, बल्कि उसमें भी उनकी स्फूर्ति दिखती है। आज गीता पाठ करके, पिताजी के बारे में ये बता रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, 260 दंड उनके पिताजी देखिए वृद्धावस्था में भी कर रहे हैं। वर्तमान समय में न जाने कितने प्रतियोगी छात्र इस चीज को आजमा रहे होंगे। मैं केवल कल्पना और अनुमान ही कर सकता हूँ कि दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, मतलब मुगदल का भी दाएं से बाएं ये सब वो करते हैं, मतलब एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। और फिर पुनः कवि उसे वर्षा ऋतु से जोड़ दिया है, सारी चीजों को बताते हुए भाई बहनों के बारे में बताया, फिर माता जी के बारे में बताया, फिर पिताजी के बारे में बताया। फिर कवि उस परिस्थिति से पाठक को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। अब देखिए ये पांचवा जो शब्द है, ये भवानी प्रसाद मिश्र के तरफ संकेत कर रहा है कि घर परिवार में सारे सदस्य मौजूद हैं। पिताजी भले बहुत अ, परिस्थिति के अनुसार शक्तिशाली हों,
धैर्यवान हो, सब कुछ हो, लेकिन रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। ये पांचवा बता रहे हैं कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी इनको काफी मानते थे, पांचवें नंबर के थे, आखिरी बच्चे इनके, तो मानते थे और कहते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये सोने पर सुहागा है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा, बधा बैठा हूँ। देखिए यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि वो जेल में एक तरीके से बैठे हुए हैं, उनको कैद किया गया है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लाए पानी, किस लिए, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। देखिए नाम भी अपना जोड़ दिए। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक मतलब परंपरा। परंपरा का मतलब कि वो डरने वाले व्यक्ति नहीं, क्योंकि देखिए उनके पिताजी भी नहीं डरते हैं, और उन्हीं से प्राप्त किया है भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि किसी वजह से कैद हैं, और वो भी डरपोक नहीं है, वो भी अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। आगे, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। जिस बात को मैं बोल रहा हूँ आपसे, पिताजी ने कहा होगा, ये कवि सब अनुमान लगा रहा है, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। धीर मतलब धैर्य, मैं कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। एक तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र को ये लग रहा है कि उनका जो परिवार है उनको मिस कर रहा है, उनको याद कर रहा है, और खुद वो वहां से घर को याद कर रहे हैं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। अभी मैं अस्त नहीं हूँ। अ, आगे लिखते हैं, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। एक तरीके से आपने भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता को देखा, घर की याद के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे स्मृति को ही यहाँ पर जागृत कर दिया। और उम्मीद है कि ये कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इनकी पंक्तियों से भी आप परिचित हुए होंगे कि अगर परीक्षा में पंक्ति इधर उधर से आ जाती है तो भी आप पकड़ पाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। आगे हम बात करते हैं त्रिलोचन के ऊपर, और ठीक उसी तरीके से कुछ तथ्यात्मक जानकारियों को देखेंगे। इसके बाद त्रिलोचन की उस कविता को पढ़ेंगे, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। त्रिलोचन जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में वो युग आ जाता होगा प्रगतिवाद का, और प्रगतिशील कई बार इसको बोल दिया जाता है, उस दौर के ये कवि रहे हैं। त्रिलोचन का जन्म 1917 में चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो सवाल पूछा जाता है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि वासुदेव सिंह इनका नाम था। त्रिलोचन की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर। यहाँ पर देखिए त्रिलोचन ने भी लिखा मेरा घर, जीने की कला। तो ये कुछ उनकी कविताएं रही हैं। अगर गद्य की बात करें तो इन्होंने लिखा देश काल, रोज नामचा,
काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। और इनके अतिरिक्त त्रिलोचन का एक मुख्य काम यह भी रहा है कि हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो लगभग जितनी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं सभी रचनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आप पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग में इसको सेव करके रख लीजिए, इनसे परिचित हो जाइए। नीचे बात करें तो प्रमुख सम्मानों की, तो साहित्य अकादमी चलाका सम्मान महात्मा गांधी आदि पुरस्कार त्रिलोचन को मिले। अब आपके दिमाग में आया होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना पर मिला हुआ, तो वो रचना है ताप के ताए हुए दिन। सन 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन पर त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि भवानी प्रसाद मिश्र और त्रिलोचन दोनों को साहित्य अकादमी मिला था, और अलग अलग समयों में, और किन किन रचनाओं पर मिला था मैंने बता दिया, उनको आप बिल्कुल विशेष तौर पर याद करके रखिए। त्रिलोचन के बारे में और बात करें तो हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविद शास्त्री भी थे, इसलिए कई बार इनको त्रिलोचन शास्त्री भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है, इसलिए उनके नाम के साथ साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती है। कई बार आप देखेंगे जो लोग शास्त्री होते हैं उनकी कविता काफी क्लिष्ट होती है, कठिन हो जाती है, लेकिन त्रिलोचन उसमें से नहीं है। उनकी कविता ठीक वैसे ही है जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं, आम जनजीवन को ही केंद्रीय विषय वस्तु बनाती हैं, वैसे ही त्रिलोचन की भी कविताएं। और संयोग से इन दोनों कवियों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं तो कई बार बीच बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी हो जा रहा है। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। ठीक है, इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका हाथ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रगतिवाद के पहले छायावाद था, और छायावाद में खास तौर से माना जाता है कि जितने भी कवि हैं उनमें रोमानियत है। यहाँ पर जो प्रगतिशील कवि हैं खासतौर से त्रिलोचन इत्यादि, वो रोमानियत से मुक्त हैं, उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी जो कविताएं हो गांव की जमीन से जुड़ी हुई हैं। त्रिलोचन एक चीज के लिए काफी जाने जाते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवियों के रूप में जाने जाते हैं। अगर जब भी सोनेट की बात आएगी, सोनेट जो कि अंग्रेजी का छंद है, और कहा जाता है कि इसमें कुल 3 पंक्तियां होती हैं। कई बार आपने अज्ञे का भी नाम सुना होगा, और उन्होंने भी सोनेट का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर त्रिलोचन का नाम सुनाई पड़ता है कि 3-3 पंक्तियों की भी ये लोग लाइन कविताएं लिख दिया करते थे। तो हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवियों की जब भी चर्चा की जाएगी तो वहां पर त्रिलोचन को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप, यानी कि जो विषय वस्तु है और रूप मतलब शिल्प, ठीक है, में कोई भेद नहीं रहता है। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। और आपके पाठ्यक्रम में जो कविता लगी हुई है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अब यहाँ जो काले काले शब्द आए हुए हैं ये अक्षर की विशेषता बताने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बताया कि उन्होंने भी स्त्री शिक्षा को लेकर चिंता किया था कि उनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, और यहाँ पर सीधे सीधे इस कविता का शीर्षक ही है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं काले काले अक्षर हैं, हम तो पहचान ले रहे हैं कि क्या लिखा गया है, लेकिन चंपा नाम की एक स्त्री है जो कि इसको नहीं चिन्हती, बल्कि वो कवि को बहुत ही हल्के में लेने का प्रयास करती है। जब भी कवि लिखता है, जब हम कविता को पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको चंपा से परिचित होना है कि चंपा जो है वो निरक्षर स्त्री है, लड़की है बल्कि, और काले काले अक्षर वो पढ़ी लिखी नहीं है, पहचानती ही नहीं। ये कविता जो है धरती संग्रह, जो कि शुरुआत में ही हमने जब प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया था तो वहां पर धरती संग्रह की चर्चा की गई थी, वहीं से ये ली गई है कविता। यानी कि अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किस संकलन में है, तो तुरंत आप बताएंगे कि धरती, जो कि त्रिलोचन की रचना है। ये कविता किस विषय वस्तु पर लिखी गई है,
यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते लोग घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। देख रहे हैं, आमतौर पर नायिकाओं का प्रयोग नाटक इत्यादि में होता है, उपन्यास में होता है, कहानी में होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन ने इस कविता में नायिका के रूप में चंपा को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है, और प्रतीक के रूप में यहाँ पर कवि ने रखा है। चंपा इस कविता में कहती है, आखिर में जब आप पढ़ेंगे कविता तो कलकत्ते पर बजर गिरे, एक पंक्ति यूज होती है, ये उसी चंपा की एक पंक्ति है। वह कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे अर्थार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया कलकत्ता शब्द कहाँ से आ गया। तो कवि ने इसे अपने कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है और प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि एक समय था जब अ, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के लोग ज्यादातर कलकत्ता जाते थे कमाने धमाने के लिए, और एक तरीके से कहा जाता था कि लोग परदेश गए हुए हैं। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में ही रहने वाले लोगों को कई बार परदेशी मान लिया जाता है। अभी भी आप गांव में जाएंगे तो अगर कोई मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ तक कि दुबई जाता है तो उसको परदेशी मान लिया जाता है। ठीक है, तो पहले लोग कलकत्ता को एक तरीके से विदेश परदेशी मानते थे, और ज्यादातर जो पूर्वांचल और बिहार के लोग थे वहां जाया करते थे। तो इसीलिए केंद्र में और एक गाना भी बना है कि रेलिया बैरिन पिया मोरे ले जाए, कुछ इस तरीके से भोजपुरी में गाना भी है। तो जो स्त्री नायिकाएं, खासतौर से नायिकाएं हैं, वो अपने पति को याद करते हुए इन चीजों को अपने मन में रखती हैं, गाती रहती हैं। तो यहाँ पर कवि ने भी कलकत्ता शब्द का यूज किया हुआ है। जब कविता हम और पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, देखते हैं कविता को। कविता का शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हना जो शब्द यहाँ पर है वो है, इसका अर्थ है पहचानना। ठीक है, क्योंकि शुरू में ही बताया गया कि त्रिलोचन शास्त्री जरूर इनका नाम है, लेकिन शास्त्रीयता इनकी कविता में नहीं दिखता है, बल्कि एकदम सहज शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। आज की दोनों कविताएं इस मायने में खास हैं कि इनके लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। लंबी कविताओं के दौर में इनको रखा जा सकता है, और गद्यात्मक है, छंद मुक्त कविताएं हैं, और इनको बहुत ही आप कहानी की तरह पढ़ भी सकते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, मतलब कि उसे बहुत आश्चर्य होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अगर चंपा किसी को पढ़ते हुए सुनती है तो उसे आश्चर्य होता है कि ये जो कुछ बोला जा रहा है, ये कैसे इन काले अक्षरों को वो से ये सारे स्वर निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। देखिए, चंपा इस कविता की नायिका है, और बताया जा रहा है, कवि परिचय दे रहा है कि किसकी लड़की है, सुंदर, सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चंपा किस पृष्ठभूमि की अ, लड़की है, स्त्री है। उसके पिताजी गाय भैंस चराते हैं, रखते हैं, और केवल पिताजी ही नहीं बल्कि चंपा भी उसमें सहयोग करती है, वो भी जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है। चंपा अच्छी है, चंचल है। और कवि देखिए यहाँ पर कैसे शैली का प्रयोग किया है। नटखट को चाहते तो एक ही में लिख देते, लेकिन लिखते हैं कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो चंपा की हरकतों के बारे में कवि बयान कर रहा है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति यूज की गई है,
हारे गारे काम सरगे सरेगा। तो इसका जो अर्थ है कि कठिनाई में काम आएगा। कवि ने चंपा को एक सलाह दी कि चंपा तुम भी पढ़ लो, कठिनाई में काम आएगा जब भी जरूरत पड़ेगी। एक आप लोगों ने फिल्म देखा होगा जिसमें प्रकाश तड़पड़े नाम के एक एक्टर हैं, और उन्होंने श्रेयस तड़पड़े, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। उनकी एक फिल्म है जिसमें वो अ, डाकिया का रोल करते हैं और लोगों की चिट्ठियां को भी लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि वो कौन सी फिल्म है, एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ। तो वहां पर भी दिखाया गया कि नायिका बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, और वो पूरा उसी एक्टर के ऊपर ही निर्भर है। वो उनकी चिट्ठियों को लिखते हैं और बाद में एक उपन्यासकार के तौर पर उभर जाते हैं। तो उस फिल्म का नाम बताइए और जो एक्टर है उनका सही सही नाम बताइए। देखिए कवि यहाँ पर लिख रहे हैं कि चंपा तुम भी पढ़ लो, कठिनाई में काम आएगा, गांधी बाबा की इच्छा है। आप देख रहे हैं कि आज के लेक्चर में संयोग ही कहा जाए या क्या कहा जाए कि दोनों कवि भवानी प्रसाद मिश्र और त्रिलोचन दोनों पर गांधी का असर दिख रहा है। यहाँ पर त्रिलोचन भी लिखते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। प्रतिरोध कर रही है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। अब कभी मेन बात को यहाँ पर चंपा से बोल दिया कि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। ये वही कलकत्ता है जिसका कि जिक्र हमने कुछ समय पहले आप सभी से किया कि क्यों आ गया इस। तो कवि खुद चंपा से कह रहा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वो कलकत्ता चला जाएगा, क्योंकि जब तक वो कलकत्ता नहीं जाएगा तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, कमाने धमाने तो जाना पड़ेगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कवि चंपा जो कि निरक्षर है उसको बताता है कि कलकत्ता जो है यही नहीं है, बहुत कहाँ है, दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो तमाम यहाँ पर चीजों के बारे में कवि चंपा से कह रहा है कि पति परदेश चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, फिर तुम उसको अपने मन की बात संदेशा, अपने मन की बात कैसे बता पाओगी, या फिर वहां से वो पत्र भेजेगा तो उसको कैसे पढ़ पाओगी। तो मुझे वही फिल्म याद आ रही है, वहां भी कुछ यही दृश्य है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। देखिए ये दूसरा प्रतिरोध है चंपा का। पहला तो उसने कहा कि शादी ही नहीं करूंगी। दूसरा कहा कि पहला तो उसने कहा कि मैं पढ़ूंगी ही नहीं। दूसरा कह रही है कि वो शादी ही नहीं करूंगी। और आगे कवि लिख रहे हैं कि और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। यहाँ पर लिखा गया है कलकत्ता पर बजर गिरे। फिर से इन पंक्तियों को मैं पढ़ देता हूँ। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो ये पंक्तियां बहुत कुछ कह रही हैं, और एक निरक्षर स्त्री या लड़की के मन में क्या उसकी भावनाएं हैं उसको कवि ने हूबहू अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस कविता से भी आप लोग परिचित हो गए होंगे। इसकी जो अंतर अभिव्यक्ति रही है, इसकी जो काव्य संवेदना रही है, उससे भी आप सभी परिचित हुए होंगे। और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कि पूरी विषय वस्तु से आप परिचित हो गए होंगे। ये कहानी के तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद और त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती दोनों कविताओं के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। लेखक के कवि के बारे में भी बताया और कविताओं की जो मेन चीजें थी उनके बारे में भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।